नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स से कहीं ना कहीं खौफ खाए हुए हैं और एक अलग स्ट्रेटेजी उसके खिलाफ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 दिन में दूसरी बार उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी दे डाली है। बार बार उनका यह कहना है कि अगर ब्रिक्स ने यह कोशिश की कि वो डॉलर के मुकाबले उसके पैरेलल एक और करेंसी लाता है तो वो 100% टैक्स उस पर थोप देंगे। यह ट्रंप का कहना है। अब एक बार फिर उन्होंने धमकी को दोहराया है। क्या वजह है कि बार बार ब्रिक्स देशों में शामिल भारत, चीन और रूस की तिकड़ी को देखकर कहें कि ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं या फिर वो ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनके दिमाग में चल रहा है, जानने के लिए पूरा वीडियो आप देखिएगा। विश्लेषक हम करने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ ट्रंप के दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ वो करना चाहते हैं। पंकज जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, क्या कुछ ट्रंप करना चाहते हैं? क्या बार बार वो इस बात से बताना चाहते हैं कि अगर ये सब हुआ तो मैं दोबारा से टैक्स जो है वो थोपने की जो उन्होंने बात कही है? ट्रंप एक वेल कैलकुलेटेड मूव के तहत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ट्रंप जो है डरा रहे हैं या धमका रहे हैं। वो डरा धमका नहीं रहे हैं। उन्होंने बैलेंस इन टैरिफ की बात की है, बैलेंस इन ट्रेड की बात नहीं की। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले कुछ राष्ट्रों के नाम बताइए। तो लोग कहेंगे कि ब्राजील, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, इन्हीं देशों के नाम लेंगे वो आबादी के लिहाज से। तो ये सारे के सारे ब्रिक्स में हैं। सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? उसमें भी नाम आएगा चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, हाल में बहुत रिवाइव किया उसने, और यूएई। जी, ये सारे के सारे ब्रिक्स नेशन हैं। मैं देशों के नाम बताता हूं और इन देशों को जब एक साथ आप इकट्ठे मिलाइएगा तो दे आर अबाउट 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 45% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। दुनिया में जितनी, अच्छा बताइए कि अगर ब्रिक्स देशों के साथ उनकी ठन गई अमेरिका की, तो वो व्यापार करेंगे तो किससे करेंगे? जी, यूरोपियन नेशंस के साथ। उनकी आबादी ही कितनी है? या अरब के कुछ नेशंस, वो भी अब नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात वगैरह सब ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। ईरान ब्रिक्स में शामिल, वो कहां जाएंगे ब्रिक्स का बैकआउट करके? तो ये संभव नहीं है। अब हो क्या रहा है, एक तरफ से उभरती हुई महाशक्तियां हैं और दूसरी तरफ एक बुढ़ाता हुआ महाशक्ति है, ओल्ड एज सुपर पावर, जो कि अपने पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल। और इसलिए उसे पता है कि अगर हमें अपना सुपरमेसी बना के रखना हो तो सामने टकराना तो इन्हीं से है, आज न कल। बाकी तो सब कंज्यूमर हैं जी। अफ्रीकन नेशन सारे हो गए, या मिडिल ईस्ट के जो छोटे छोटे देश हो गए, यूरोपियन नेशंस हो गए, ये सब क्या करेंगे? और जो गुजरे जमाने की महाशक्तियां हैं जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, या फिर जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के जितने करे, वो सबका देखिए, सबका ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है, सिकुड़ता चला जा रहा है। और एशियन नेशंस, ब्रिक्स नेशंस के ग्रोथ रेट बढ़ता चला जा रहा है, वो मार्केट एक्सपैंड कर रहा है वहां पे। इसी बैलेंस को बरकरार रखने के लिए बार बार धमकी दे रहे हैं। अब एक स्पेसिफिक जिस चीज पे ट्रंप ने फोकस किया हुआ है वो है कि भाई डॉलर में ही व्यापार करो। बिल्कुल। और अमेरिका को इससे बहुत लिवरेज मिलता है। पूरी दुनिया का व्यापार अगर अमेरिकी डॉलर में होता है तो अमेरिका को इससे बहुत फायदा होता है। अब ब्रिक्स में एक चला था, एक सोच थी जिसमें यह कहा गया था कि हम एक डॉलर के जगह पे वैकल्पिक कोई करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी यूज कर सकते हैं क्या, जिसमें ब्रिक्स नेशन तो सहमत हो ही, दुनिया के अधिकांश देश सहमत हो और जो व्यापार में उन्हें फायदा पहुंचाए, और डॉलर का जो एकाधिकार है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या। रियलिटी अभी ये है, जो हकीकत है वो ये है कि अभी फिलहाल वो संभव नहीं है। भविष्य की मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी जो मौजूदा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का, उसमें ये संभव नहीं है। वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, यूएनओ के साथ जुड़ी संस्थाएं हैं, या जितने भी फाइनेंशियल बिग बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब डॉलर में ये करते हैं, काम करते हैं अपना। उसके बाद मैं देख रहा था कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 80% ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है।
और सबसे बड़ी बात है कि अभी ब्रिक्स उतना कंसोलिडेट ही नहीं हुआ है। आपस में जियोपॉलिटिक्स को लेकर आपस में जो सदस्य देश हैं उनमें भी कई तरह का विवाद है। हाँ। अब यूएई और ईरान दोनों आ तो गए हैं, लेकिन क्या हर मोर्चे पे दोनों एक लाइन पे हैं? चाइना और इंडिया क्या एक लाइन पे हैं? नहीं। और जब भी ब्रिक्स की बैठक होगी देखिएगा कि इस तरह अलग अलग स्वर खुद ही सुनाई पड़ जाते हैं। लेकिन डॉलर इंडिया को का लेकर खुद इंडिया का जो सहमत। मूव है वो कितना स्मार्ट है, ये कैसे समझ आएगा? क्योंकि अमेरिका भी तो ये सारी चीजें समझ रहा है कि इंडिया एक तरफ ब्रिक्स में भी देखिए, उतना तेजी से जुड़ा हुआ है और इधर क्वाड में भी उस तेजी से जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, जुड़ा रहना अलग बात है। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और बेस्ड ऑन रियलिटी है, जो वास्तविकता है उसके आधार पे है। भारत को पता है, भले ही रशिया की तरफ से यह प्रपोजल आ रहा है और चाइना जैसे देश और ईरान जैसे देश सहमत हैं, लेकिन यह अभी पॉसिबल ही नहीं है। यह हो ही नहीं सकता फिलहाल तो। इससे सिर्फ टकराव बढ़ेगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा जी। आप देखिए ना, मैं तीन तरह से इसको बांटता हूं। एक होते हैं डीप लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं। उसमें देखिए, यूएस की जो ट्रेजरी है ना, दुनिया की सबसे सेफेस्ट पार्किंग लॉट है किसी भी तरह की करेंसी की। भारत में जब वित्तीय संकट आया था तो हमने गिरवी कहां पे रखा था सोना? अमेरिका के पास या वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो अमेरिका का ही फाइनेंशियल एक्सटेंशन आप समझ लीजिए। जी। दुनिया में जहां भी पैसे पार्क करने होते हैं तो सबसे सेफेस्ट प्लेस है अमेरिका। इसलिए मैं इसे डीप लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इसको कहा है। दूसरा है स्टेबल इंस्टीट्यूशंस, जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस अमेरिका ने बनाए हैं और जिसमें दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस है, जो यूएनओ से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस है वो भी, और जो बैंक ऑफ अमेरिका वगैरह जो उनका जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी। मैं कह रहा हूं अमेरिकी मार्केट में थोड़ी सी हलचल इधर उधर हुई कि पूरे दुनिया पर उसका असर होता है। और आप अमेरिकी डॉलर से अलग हटके कुछ एक अपना एक अलग इकोसिस्टम बना लेंगे, अभी तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता। हां, अमेरिका जब बहुत कमजोर हो जाए, उसके डॉलर के कोई वैल्यू नहीं रहे, तब कह सकते। तीसरा, ट्रेड डोमिनेंस। अमेरिका का ट्रेड डोमिनेंस ऑयल से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर ग्लोबल ट्रेड से लेकर आप किसी भी तरह से देखें कि अमेरिका का डोमिनेंस है जी। आज भले ही आप कह सकते हैं कि चाइना ने एक डीप बना लिया या फिर कुछ इस तरह कर लिया, लेकिन वो रेयर इवेंट्स है। समग्र रूप से देखेंगे तो आज भी अमेरिका डोमिनेट करता है और अमेरिका सबसे ल्यूक्रेटिव मार्केट भी है दुनिया भर के ट्रेड के लिए। आज चाइना और इंडिया कितना भी चाह ले, लेकिन इनको अपना सामान अमेरिका में बेचना ही बेचना होगा जी। और बहुत कम टैक्स टैरिफ पे ये बेचते हैं। मैं एक जगह आंकड़े देख रहा था कि भारत शायद अमेरिका से 42 बिलियन डॉलर का सामान मंगाता है, लेकिन बेचता है 87 बिलियन डॉलर्स का सामान। अमेरिका और चाइना का भी यही है। चाइना तो 127 बिलियन डॉलर्स का बेचता है और शायद 78 या 82 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करता है अमेरिका से। ये जो ट्रेड है वो फेवर है, दैट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना और इंडिया और ब्राजील, इस तरह के देशों के खिलाफ। इसलिए ट्रंप है वो धमकी देने की स्थिति में है कि तुम्हारा हम टैरिफ बढ़ा देंगे, क्योंकि पता है कि ये फायदा कमा रहे हैं। इस मुनाफे को छोड़कर, इस ट्रेड डोमिनेंस को छोड़कर, लेकिन अब इन स्टेबल इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर, ये लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट्स को छोड़कर, वो फिलहाल वैकल्पिक नहीं होने वाला ये। और इसलिए इंडिया ने स्टैंड लिया कि हम दूसरी दुनिया एक तरीके से अमेरिका के और उस सोच के पैरेलल खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, वो कितनी सफल हो पाएगी आने वाले समय में? क्योंकि अगर हम देखें कि चीन की स्ट्रेटेजी अलग रहती है, चीन एक अलग सोच के साथ काम करता है, क्या वो आगे भी इसी तरह से ब्रिक्स में काम कर पाएगा? नहीं, आपने दूसरी दुनिया की बात की। दूसरी दुनिया मतलब क्या? अमेरिका के अलावा। यही आप सोच रहे होंगे ना? बिल्कुल। चाइना कह रहा है कि दूसरी दुनिया सिर्फ हम है, हमारा डोमिनेंस होगा, अमेरिका के बराबर हम है सिर्फ। रशिया कह रहा है कि दूसरी दुनिया मतलब सिर्फ हम है, मिलिट्री डोमिनेंस हमारा होगा, देखिए हम नाटो से अकेले लड़ रहे हैं। भारत कह रहा है कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा एक्सपेंडिंग मार्केट है जी। तो वी आर, पहले चाइना और इंडिया में यह सहमति हो जाए कि सेकंड वर्ल्ड एग्जैक्टली है क्या। अमेरिका के सारे कंपटीटरों ने हाथ मिला लिया, इसका मतलब यह नहीं कि आपस में इनका कंपटीशन नहीं है।
बिल्कुल। और ये बात अमेरिकियों को पता है, इसलिए उन्होंने इंडिया को भी पुचकार कर रखा है, उधर ब्राजील को भी करके रखा है, यूएई के साथ भी वो इंगेज हो रहे हैं, और इवन चाइना के साथ मैं देख रहा था, चाइना के साथ अमेरिका का ट्रेड ट्रेमेंडस स्पीड से बढ़ रहा है, भारत से ज्यादा तेज गति से। तो एक तरफ तो वो दूसरा वर्ल्ड बोल रहा है कि हम अमेरिका के पैरेलल हैं, और दूसरा अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड भी कर रहा है। हर कोई यहां अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, याद रखिए जी। हर कोई अपने देश के स्वार्थ के लिए जी रहा है, कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने वाला नहीं। भारत को पता है कि फिलहाल अगले 10 साल 20 साल 30 साल तक अमेरिकी डॉलर का ही डोमिनेंस रहने वाला है, इसलिए वो डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं है। और ब्रिक्स के मंच से भी इस जयशंकर साहब ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है। यह ईरान की मजबूरी हो सकती है, ये रशिया की मजबूरी हो सकती है, भारत की मजबूरी नहीं है। हम क्यों जाए? बिल्कुल। अब पंकज जी, एक और चीज है कि जिस तरीके से अगर ब्रिक्स बहुत अच्छा काम करता है आने वाले समय में, रशिया जो चाहता है, हमने पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में देखा भी कि रूस एक अहम भूमिका कहीं ना कहीं निभाता हुआ नजर आया भारत और चीन के रिश्तों के बीच की। भारत और चीन जो है वो नजदीक आए और साथ मिलने पर, साथ काम करने पर जो है वो दोनों सहमति जताएं। लेकिन इंडिया और चाइना के अलग क्लैश हैं, और आपने कहा भी कि अमेरिकी इस बात को जानते हैं कि इनका आपस में ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है। दूसरी तरफ अगर जो क्वाड में इंडिया की क्या भूमिका है आने वाले समय में, क्योंकि जापान बहुत ज्यादा चाहता है कि इंडिया बेहद महत्वपूर्ण है, क्वाड में रहे और बेहद अच्छी तरीके से अपनी बात रखे, चाहे वो जापान के सपोर्ट में भी हो और जापान के साथ में, क्वाड के साथ में, और यही जापान अमेरिका से चाहता है। तो बैलेंस बनाना क्वाड में और ब्रिक्स में इंडिया के लिए कितना आसान हो पाएगा या मुश्किल हो पाएगा? देखिए, सिर्फ दो वजहों से दुनिया चल रही है। हाँ। एक ट्रेड एंड कॉमर्स और दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत, देखिए, भारत का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है कि आप बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ट्रेड कीजिए ना जी। हम लोग जितना ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ करेंगे। हम ब्राजील के साथ भी करेंगे, रशिया के साथ भी करेंगे, और रशिया के साथ हम हथियार ही नहीं खरीदेंगे, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है, साथ ही हम उसको मतलब वाइड स्प्रेड ट्रेड करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में लेके जाएंगे अपने रिलेशंस को। चाइना के साथ भी इंडिया यही चाहता है कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो रहे, वो धीरे धीरे मैकेनिज्म से एक एक करके हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन ट्रेड बढ़ाओ ना। लेकिन ट्रेड में बैलेंस रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना ही बेच रहा है और भारत सिर्फ खरीद रहा है, ऐसा नहीं। ट्रेड बैलेंस बना के भारत दक्षिण अफ्रीका से भी यही चाहता है, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सबके साथ इंडिया इंगेज है। उसी तरह इंडिया इंगेज है कोऑर्डिनेशन के साथ। ऑस्ट्रेलिया हमारा दोस्त है, हम बहुत तरह से व्यापार करते हैं। जापान के साथ हमने कई पैमाने पर एंगेजमेंट करके रखा है, अमेरिका के साथ रखा है। तो एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, दूसरा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। अब ब्रिक्स के बारे में बोला जाता है, ब्रिक्स इज ए यूनियन ऑफ ब्रोकन नेशंस। स्ट्रेटेजिकली मैं बता रहा हूं, अब मैं बताता हूं कैसे। यूएई और ईरान दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं, और दोनों को देखिए आपस में कैसे भिड़े हुए। स्ट्रेटेजिकली ये एक हैं क्या? उसी तरह आप बताइए, क्या मिस्र और यूथोपिया ये एक हैं क्या? इंडिया और चाइना में मैं स्ट्रेटजी कह रहा हूं, क्या पार्टनरशिप हो सकती है क्या? कभी ऐसा देखे कि भारत चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, चाइना इंडिया से खरीद रहा है? अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है जी। तो भारत यहां इस वजह से है क्योंकि रशिया हमारा दोस्त है, साउथ अफ्रीका से हमारी अच्छी पड़ती है, और ईरान के साथ भी ठीक ठाक है, संयुक्त अरब अमीरात तो हमारा दोस्त है। तो क्या इसलिए यहां पे है, इसलिए भी पंकज जी इन दिनों जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो मुस्लिम राष्ट्रों के बेहद करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले हम 4-5 महीनों में अगर देखें तो बहुत ज्यादा दौरे जो हैं वो किए गए हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से। अभी हाल ही में वो उन्होंने मुलाकात की वहां पर, उससे पहले कुवैत में भी प्रधानमंत्री गए हुए थे। तो बार बार जो तस्वीरें सामने आ रही, क्या वो उसका भी नतीजा है कि भारत इस तरफ भी अपना मूव जो है वो कर रहा है? नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स, हाँ, सिर्फ यही वजह है। और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, आप देखिए कि जहां जहां भारत गए उनका अपना स्ट्रेटेजिक महत्व है, वो जहां पे हैं वहां पे। दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स, अभी क्या हो रहा है, जो आपने मुस्लिम राष्ट्रों की बात की, जिन्हीं देशों की बात की, हाँ, वहां मार्केट खाली है, भारत अपने सामान बेच सकता है जी। वो खरीदने की स्थिति में, उनके पास पैसा है,
पर माल नहीं है। हमारे पास माल है पर हम बाजार ढूंढ रहे हैं। अमेरिका भी बाजार ही ढूंढ रहा है वो। और मैं तो ये कहता हूं कि आज दुनिया में जहां जिसके साथ जो व्यापार कर सकता है वो करेगा। कौन नाराज होता है, कौन खुश होता है, कोई परवाह नहीं करता। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अभी जो दुनिया है उसके अनुसार भारत और पाकिस्तान को भी आपस में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जिसके जेब में पैसा वही किंग। और बाकी स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस रहेंगे, हमारे भी कई देशों के साथ स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसका मतलब कि हम ट्रेड कॉमर्स बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कर रहा है वो बेवकूफी कर रहा है। और मैं बार बार बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टी अलाइनमेंट है। मतलब कि हम 20 ग्रुप के मेंबर रहेंगे, 20 के साथ अपना व्यापार करेंगे। हम किसी के साथ क्यों ना करें? अमेरिका और रशिया की नहीं पड़ती है, वो अपना सोचे। हम एक अमेरिका के ग्रुप में भी जो उन्होंने बना रखा है उसमें भी रहेंगे और रशिया ग्रुप में भी रहेंगे। मान लिया कि हो सकता है कि चाइना और ताइवान की नहीं पड़ती होगी, तो चाइना जिस ग्रुप में है ब्रिक्स में, हम वहां भी रहेंगे। ताइवान जिस ग्रुप में उसके साथ, हम तो सबके साथ व्यापार करेंगे। दुनिया का कोई भी देश भारत के लिए अछूता नहीं है ट्रेड कॉमर्स के मामले में। कोई भी आइए, अपने पड़ोसी देशों को देखिए। बांग्लादेश हमसे रॉ प्रोडक्ट ले जाता था और वहां से फिनिश टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भेजता था यहां, गारमेंट्स। बिल्कुल। और इससे बहुत फायदा था उसको। अब मती मारी गई तो कौन क्या कर सकता है? आज मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान का जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से हम पूरे अरब और उसके बाद मिडिल ईस्ट और यूरोप तक अगर हम इसको कहें कि जो ब्रिक्स चाहता है, या फिर ये 3 अगर राष्ट्र साथ में आते हैं, ब्रिक्स के बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र चीन, रूस और भारत बहुत ज्यादा मजबूती से साथ में आते हैं, तो जो कहावतें कही जा रही हैं कि इन दिनों यहां से दुनिया कंट्रोल होने लगेगी, इसमें कोई दोराय नहीं? नहीं, दुनिया का नर्व सेंटर तो ये बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट इनके पास है, सबसे बड़ी आबादी है, मैं कह रहा हूं। दूसरा, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। दे आर द ब्राइट स्पॉट्स इन वर्ल्ड इकोनॉमी। ये कुछ चमकते सितारे जो है ना दुनिया की इकोनॉमी, जहां डार्क एज चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, तो ये यही सारे देश हैं जी। और ये आपस में हाथ मिला लेंगे तो ये दुनिया बदल सकते हैं ट्रेड कॉमर्स के मामले। ठीक है, हो सकता है बहुत एडवांस आज हथियार होंगे, पैसे होंगे अमेरिका के पास। अमेरिका लुक्रेटिव मार्केट है, लेकिन अमेरिका ने जो दोस्त बना रखे हैं, दे आर बर्डन्स ऑन अमेरिका। जो पश्चिमी यूरोपीय देशों की आप बात कर रहे हैं ना, अब वो बोझ बन रहे हैं धीरे धीरे। अब ब्रिक्स में ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक है। अच्छा बताइए, वो कनाडा अमेरिका क्या मदद कर सकता है? या जो बुढ़ाती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से मैं ब्रिटेन को मानता हूं। हो सकता है ब्रिटेन 90s तक बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन ढलान पे है। वो फ्रांस ढलान पे है, कनाडा ढलान पे है, जर्मनी ढलान पे है। बर्बाद हो रहे हैं वो देश धीरे धीरे। उभर कौन रहे हैं? तो एशियन कंट्रीज उभर रहे हैं। इसलिए मैं कहा कि आने वाले 10, 20, 50 साल में देखिए, पूरी दुनिया के इकोनॉमी का हब ये एशिया होगा। इंडिया और चाइना ये होंगे। लैटिन अमेरिका में एक ब्राजील होगा वहां पे, और अफ्रीकन कंटिनेंट में साउथ अफ्रीका होगा। ये सब बड़े मार्केट है, इनके पास ग्रो करने का स्कोप है। वही अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो ये जो बात इस वक्त चल रही है वो कितनी सच साबित होती है कि दुनिया कहां से कंट्रोल होगी, और इन 3 राष्ट्रों के मजबूती से साथ आने पर कितना कुछ बदलाव इस दुनिया में होने वाला है। हालांकि ट्रंप की नजर अभी बहुत ज्यादा यहां पर है, पैनी नजर अगर कहें, इसमें कोई शक नहीं है। वो टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर ये तीनों राष्ट्र क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये तीनों राष्ट्र असल में क्या कुछ करना चाहते हैं, इस पर हमारी भी नजर है। जी कुछ कह रहे हैं पंकज जी? हाँ, मैं आखिरी बार ये कह रहा हूं कि जनसंख्या और मार्केट का क्या महत्व है समझिए। हाँ। हमारे यहां कुंभ में जितनी कमाई हो गई ना, बिल्कुल उतना यूरोप के किसी एक जिसको इन्होंने दोस्त बनाया उसका पूरा बजट है साल भर का। हम धनतेरस में जितनी खरीदारी कर सकते हैं, जितना मनी फ्लो हो जाता है ना, उतने से टोटल आबादी है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। तो कहां से मैचअप करेंगे, कहां से कोप अप करेंगे इन देशों के साथ? बिल्कुल, और इसी पर हमारी नजर है, और हमारे दर्शक भी अब इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें। फिलहाल के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप भी जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।